सुबह का समय और उस पर पक्षियों चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी ठंडी पुरवाई सब मिलाकर मेरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं कौन? मैं क्या कोई उच्चाधिकारी हूँ किसी जिले की जो खुद को इतनी महत्ता दे रही हूँ? तो बता देती हूँ मैं कि नहीं, मैं कोई उच्चाधिकारी नहीं, बस एक आम साधारण सी लड़की। नाम है मेघा। मेघ के समान श्यामल वर्ण, ये नाम, ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहिता माँ नीलिमा ने। नीलिमा माँ, जिनके आसपास ही मेरी दुनिया है, उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज़्यादा लाड़ प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहती हूँ, ज़रूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे वो खून के हों या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीलिमा माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो, उनकी चुभन वाली नज़रें और मन बेधने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। एक 10 साल की लड़की थी मैं, जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष, और रंग श्याम। एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सो सबकी लाडली थी, और मैं श्यामल रंग की, इसलिए माँ बाप मुझसे त्रस्त रहते। 2 भाई भी थे मेरे जो अपना बचपना शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल बड़ी थी। उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मुझ में और जीजी में इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माता पिता की बातें सन्नाटे को तोड़ती थीं, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज़्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात ना बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे है जमाने को, और अपनी लड़की के तो उभार भी ना ढंग से हुए हैं, और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कछु बात बने। उनकी बाल सबब मन को उस पल समझ नहीं आती वो किस बारे में बात कर रही है। कहाँ समझ थी इतनी की बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहाँ उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवार रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। दीदी को इतना सस्ता संवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसियाकर गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज संवर कर तमाशा थोड़े ही बनाना है। अपना सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है। सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज संवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी मैं, और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगे। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियाँ बाजार तो जाती दिखती थीं, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा।
आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज संवर कर जाती तो थीं लेकिन कोई लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थीं घर से निकलते समय। थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वही अनाज की बारिश कराना जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धनदान से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा और सबसे अंत में मुड़ कर न देखना, न जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी। ठार से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौट आते थे। वो लड़की बाजार की गलियों में न जाने कहाँ गुम हो जाती और मैं सोचा करती उसे रास्ता नजर नहीं आता या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती, किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता? मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बाल मन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरे बालपन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा से ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए, बड़ी बहन का मोह है, शायद इसलिए जिद कर रही है, एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन से ये बात समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट में जाने वाली सजी संवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और जीजी के साथ वहाँ से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते उत्साह में दुआ सलाम करते चलती, हाल चाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर हो गई। मन में ख्याल आया, अब इस फहरिस्त में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएगी। सोचकर ही मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई थी। जीजी भी मुझे पाकर रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू न बहा, नहीं तो सारा साज श्रृंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक और बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नज़र उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ ना ही कोई खिलौने की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, ना ही कोई कपड़ा लत्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट में बस एक ही बात नज़र आ रही थी, वहाँ मेरी जीजी की तरह और भी कुछ लड़कियाँ सजी संवरी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थीं, जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चारदीवारी से बनी झोंपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती और बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देती। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन बाल मन अपनी बचपन की
हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटता देख रही थी। मेरी जीजी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चारदीवारी में जाना पड़ा। वहाँ जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता। जिज्ञासा हुई जानने की, सो जीजी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाकर एक महिला को दूसरी महिला की अस्मिता का नाप लगाते हुए पाया। सहम गया था बालमन में मैं दृश्य देखते हुए। मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई। सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलतफहमी ही थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली आई। उनके चेहरों के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया मुझे, जीजी को उस महिला का उनके अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबराकर यह सोच मैं पापा के पीछे छुप गई। मैं अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हार्ट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। हार्ट का एक नियम मुझे समझ आया था कि एक बार लड़की को उन चार दीवारियों के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में गुम थी। तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, श्यामली बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहो। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी। ये सोच मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल गए, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस महिला ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी जीजी के बगल में बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। नया ही तो था। एक छोटे से मजदूर तबके की झोंपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी जीजी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थीं। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी की ओर घूरते हुए उस साथ आई औरत की से कहने लगी, देवती अच्छे से माप तौल करके ही तो लाई है। इस लड़की को इस घर की वंशबेल बढ़ाने में सक्षम होवेगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो ना है शरीर पर। सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और जीजी को उस घर में क्यों लेकर आए हैं? वही पता चला औरत का नाम रेवती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ इस मालिक की इस नई रखेल को। मालिक को भी यही भाई है। अब आप समय दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई।
वहाँ उठने बैठने खाने पीने से लेकर रहन सहन बात करने का तरीका सब कुछ बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं अब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया है। दुल्हन वाले हाट से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वहाँ किस बारे में बातें हो रही थी। कुछ देर बात कर बूढ़ी औरत ने फ़ोन रख दिया और रेवती से कह उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया? मैं वही एक और समेटकर खड़ी रह गई। ये जो मेरी अबूझ पहेलियों की शुरुआत पर थी, मैं वहीं खड़ी थी, तभी नज़र एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे ही घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देख मन सहम गया। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रेवती फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डपटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी मैं और मेरी जीजी। दोनों की दुनिया वही चार दीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए भी मैं मेरी जीजी से नहीं मिल पाई थी। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे। वो कैसी है, उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर पर कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहाँ से चली गईं, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई थी और मुझे बना संवारने लगी। उस समय तक इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये बनाव श्रृंगार यूं ही तो नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। मेरी जीजी को भी यूं ही बनाव श्रृंगार कर यहाँ लाया गया। उसके बाद से उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने रेवती से इस बारे में पूछा तो रेवती ने मुझे झपटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया कि मुझे क्यों उचित नहीं हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा तो घर ही होता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है, वही हाड़ मांस या चमड़ी में लिपटा हुआ, जिसकी रगों में लाल खून ही बहता है। तो छोटे बड़े इंसानों में जब सब चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो फिर ये घर छोटे बड़े से क्या फ़र्क पड़ जाना है। नहीं जवाब मिले मुझे और मैं चुप कर गई। कुछ देर के बनाव श्रृंगार के बाद रेवती मुझे भी एक कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उसके इस कदम से मैं सहम गई थी। जीजी के साथ भी ऐसा ही किया गया था और अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। एक 11 बरस की लड़की जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे कैसे समझ आता अगले कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में
उसे जीवन के विभत्स रूप देखने को मिलेंगे। बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीज़ों को देख रही थी, जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था, बोतल के पार रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाज़ा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे पर कुटिल हंसी रखते हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आँख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कम्बल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देखकर मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले कपड़ों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुँची यहाँ तक, सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत न जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी, जो रूठ चुकी थी। खगड़िया से लेकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान न पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। निरी अकेली भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आईं, कितनी गईं और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़ कर बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठ चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफ़ेद रूमाल झटका और मैं मूर्छित हो चली। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहाँ फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा संवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी संवरी मुखौटों वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस विभत्स दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहाँ से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नज़र घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें ऐसे देख उम्मीद से भर गई, शायद यहाँ से भाग सकूँ मैं। सबके सोने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए। कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझकर उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी, सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं जो मेरी ही तरह मजबूर में वहाँ थीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहाँ से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियाँ अपने कार्य में थीं और मैं उनके साथ ही लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहाँ से निकल रही थी।
किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी, जो दिखने में अच्छा खासा था लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही दुबकी रही। आसपास कोई नहीं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा था, गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने आती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुन उसने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उसने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देखकर शायद अनुमान लगा लिया था, या कहा जाए उसकी पार की नज़रों का कमाल था, जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस नीलिमा थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहा। उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देख अनुभव कर लिया था, किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो नीलिमा जी मुझे एक जगह लेकर आई, जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे न डरने का कहते हुए मिस नीलिमा मुझे वहाँ से एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाज़ा देखते ही मैंने बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा समझते हुए नीलिमा जी मुझे वहीं पास ही पड़ी बेंच की ओर ले आए। मुझसे वहाँ बैठने को कहा, खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रखकर इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वहीं पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहाँ रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे, जिन्हें वहाँ भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस नीलिमा वहाँ की एक कर्मचारी थी, जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस नीलिमा मुझसे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहाँ खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहाँ से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस नीलिमा मुझे भी वहाँ से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगे। मिस नीलिमा और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गए और भोजन करने लगे। उनके व्यवहार से मैं भी सहज होने लगी थी। भूख लगी थी, सो झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस नीलिमा मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मेघा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं श्यामली है। तो मिस नीलिमा कहने लगी, श्यामली अब नहीं रही, आप मेघा हैं, मेघ से श्यामल वर्ण वाली।
मिस नीलिमा की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान कराती, सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस नीलिमा को माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस नीलिमा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहाँ मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहाँ आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस नीलिमा और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जब मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे थे। मैंने मिस नीलिमा से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाथ रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना मिस नीलिमा की मदद से उन सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगे, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इसी उम्मीद में एक दिन हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मेरा बेटा, चले अब हमारा शिक्षा की जागरूकता के लिए निकालने वाली रैली का समय हो रहा है। आपने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया है ना? इसके लिए मिस नीलिमा ने डायरी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही मेघा से पूछा। नीलिमा को सुन मेघा बोली, माँ सब हो गया है, मुझे यकीन है हम मिलकर जल्दी शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे। नीलिमा बोली, सिर्फ प्रथा को ही खत्म नहीं करना है मेघा, हमें बल्कि लोगों को जागरूकता भी भरनी है, जिससे भविष्य में कभी कोई श्यामली इस प्रथा का शिकार ना बने। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कहानी में बहुत सारी शिक्षाएं थी। कहानी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने ये कहानी आप तक पहुंचाई है। आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई है तो आप मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।